नमस्कार, मैं धात्री दुबे आज आपको बताऊंगी बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की कुछ ताजा अपडेट्स के बारे में। तो आज की पहली अपडेट जान लेते हैं, डिजिटल रुपी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ई रुपी के बारे में। ई रुपी भारतीय रुपए का एक ऐसा डिजिटल वर्जन है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तौर पर जारी किया जाएगा। RBI ने 1 दिसंबर 2022 को मुंबई, बैंगलोर, नई दिल्ली और भुवनेश्वर इन 4 शहरों में इस ई रुपी को लॉन्च कर दिया है। इन 4 शहरों के निवासी अब डिजिटल रुपी का लेन देन करने के लिए पार्टनरिंग बैंक द्वारा दिए गए डिजिटल वॉलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। ई रुपी को ऑनलाइन लेन देन के लिए मोबाइल या अन्य उपकरणों पर ई वॉलेट के रूप में रखा जा सकता है। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक व्यापारियों और व्यक्तियों दोनों के ही द्वारा डिजिटल रुपी का लेन देन किया जा सकता है। RBI या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फेज वाइज ई रुपी पायलट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 8 बैंकों का चयन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ऊपर उल्लेखित 4 शहरों में पहले फेज में शामिल होंगे। दूसरे फेज के लिए जल्द ही 4 अन्य बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। आइए आपको बताते हैं कि भारत में कैसे करें डिजिटल रुपी का इस्तेमाल। दरअसल इसके इस्तेमाल के लिए व्यापारियों और ग्राहकों को शामिल कर एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप यानी कि CUG का निर्माण किया जाएगा। CUG में ई पायलट चयनित स्थानों को कवर किया जाएगा। ई रुपी पेपर करेंसी और कॉइन्स द्वारा फॉलो किए गए डिनोमिनेशंस में ही इशू किया जाता है। यह प्रचलित धन का एक डिजिटल टोकन है जिसे इंटरमीडियरी के रूप में बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। आपका बैंक आपको एक डिजिटल वॉलेट की सुविधा प्रदान करेगा जिससे आप स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के जरिए इस्तेमाल करके ई रुपी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का लाभ उठा सकते हैं। आप मॉल्स या दुकानों के बाहर लगे QR कोड के जरिए पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट इन दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शंस के विकल्प चुनकर लेन देन कर सकते हैं। हालांकि ई रुपी डिजिटल है, इसके बावजूद यह फिजिकल कैश फ्लो की सभी सुविधाएं जैसे सेफ्टी, सेटलमेंट, फाइनलिटी, ट्रस्ट आदि के साथ आप तक पहुंचता है। आप डिजिटल रुपी को धन के अन्य प्रकार में परिवर्तित कर सकते हैं जैसे बैंक डिपॉजिट्स, पर आप इससे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात थी ई रुपी की। आइए बात करते हैं हमारी अगली बिजनेस अपडेट के बारे में। सरकार ने पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर जैसे एडिबल ऑयल्स पर लगने वाले रियायती आयात शुल्क को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही लेंटिल्स के लिए शुल्क माफी भी 1 साल यानी 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। घरेलू तेलों के दामों में बढ़ोतरी के मद्देनजर खाद्य तेलों में राहत शुल्क को पहली बार जुलाई 2021 में पेश किया गया था। वर्तमान में क्रूड पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट पर 5% एग्री इंफ्रा सेस है और 10% एजुकेशन सेस लगता है, यानी कि आखिर में 5.5% का टोटल टैक्स इंसिडेंस हो जाता है। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने अपने एनुअल एडिबल ऑयल के कंजम्पशन का लगभग 56% इंपोर्ट किया था और इसकी कीमत 1.5 ट्रिलियन रुपए है। एडिबल ऑयल का एनुअल इंपोर्ट लगभग 13 मिलियन टन है, जिसमें ज्यादातर पाम ऑयल 8 मिलियन टन, सोयाबीन ऑयल 2.7 मिलियन टन और सूरजमुखी 2 मिलियन टन है। पाम ऑयल ज्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है और सोयाबीन और सनफ्लावर का ज्यादातर इंपोर्ट अर्जेंटीना और यूक्रेन से किया जाता है। तो आज की न्यूज अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मैं धात्री दुबे ऐसे ही और अपडेट्स आपके सामने लाती रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।